हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्गरेट एटवुड का लिखा हुआ पोएम डेथ ऑफ अ यंग सन बाय ड्राउनिंग को लेकर के। ये जो पोएम है ये मार्गरेट एटवुड का पोइट्री कलेक्शन द जर्नल्स ऑफ सुज़ैना मूडी जो कि 1970s में पब्लिश हुआ था उसमें ये पोएम कंटेंट है। मार्गरेट एटवुड एक कैनेडियन पोएट, नॉवलिस्ट, लिटरेरी क्रिटिक और एनवायरनमेंटल एक्टिविस्ट है। उनका पोएम्स के थ्रू हम लोग एक फेमिनिस्ट कंसर्न और एक एनवायरनमेंटलिस्ट कंसर्न देखते हैं और वो ज़्यादातर अपना पोएम्स में नेचुरल थीम और सिंबल्स और इमेजेस का काफ़ी यूज़ करते हैं, ठीक है। और उनका एक कॉमन कंटेंट रहता है टू एक्सप्लोर द इंट्रिकेसीज ऑफ ह्यूमन साइकी, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन माइंड का कम्प्लेक्सिटीज़ को एक्सप्लोर करना, ह्यूमन रिलेशंस का कम्प्लेक्सिटीज़ को एक्सप्लोर करना और उसको एक पैसेज ऑफ टाइम या डेथ और मेमोरी ये सबसे कनेक्ट करके एक जो उनका प्रेजेंटेशन रहता है, ये मार्गरेट एटवुड का खासियत है। अब ये जो डेथ ऑफ अ यंग सन बाय ड्राउनिंग है, ये एक्चुअली जितना मार्गरेट एटवुड का अपना तरफ से कहा हुआ कहानी नहीं है, उतना ये एक सुज़ैना मूडी का कहानी है। क्योंकि जो ये पोइट्री कलेक्शन है द जर्नल्स ऑफ सुज़ैना मूडी, ये एक्चुअली सच में एक हिस्टोरिकल फिगर सुज़ैना मूडी को लेकर लिखा गया है। सुज़ैना मूडी 19th सेंचुरी की एक बहुत ही फेमस इंग्लिश बॉर्न कैनेडियन ऑथर थी और उन टाइम में कनाडा जो ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था वहाँ पे उनको जाके सेटल होना पड़ा था, ठीक है। तो ये एक डायस्पोरिक एलिमेंट भी है कि कैसे वो अपना मतलब बर्थ प्लेस को छोड़ करके एक दूसरा एक डिस्टेंट कंट्री में जाके सेटल करती हैं और उसमें वो अपना एक्सपीरियंस बताती है कि कैसे न्यू इलाका में न्यू आदमी के साथ न्यू कल्चर में ढलने का जो क्राइसिस है या उसका जो एक एक्सपीरियंस है, एक जो कन्फ्लिक्ट है, वो बहुत ही खूबसूरती से बताया गया है, ठीक है। और इसको लेके उन्होंने यानी सुज़ैना मूडी ने एक बहुत फेमस आपका कलेक्शन भी लिखा था जिसका नाम है रफिंग इट इन द बुशेस, जो कि 1852 में पब्लिश्ड हुआ था। ओके, तो यहीं पे उन्होंने ये जो 1970s में जो ये जर्नल्स लिखा है मार्गरेट एटवुड ने सुज़ैना मूडी का लाइफ को लेकर के, तो उसी का सेकंड पार्ट में, इसका 2 वॉल्यूम है, तो जो सेकंड पार्ट है उसमें सुज़ैना मूडी का जो चाइल्ड है, जो सन है, उनका डेथ हो गया था एक रिवर वॉयज का चलते, ठीक है। मॉयरा रिवर में ये डेथ हुआ था। तो इस डेथ का बाद काफ़ी सुज़ैना मूडी को एक मेंटल काफ़ी रिपरकशन आया था। ओके, वो भी उन्होंने अपना जर्नल्स में लिख के बहुत सुंदर से बयां करके किया है। तो एक तरीके से यहाँ पोएम में जो हम स्पीकर देखते हैं, जो एक माता अपने पुत्र शोक को यहाँ पे बयां करते हैं कि उनका बेटा का डेथ हो चुका है रिवर वॉयज में जा कर के, नया जगह में वो लोग आए हैं, सेटल हुए हैं और इस नया जगह को घूम के देखने के लिए उनका बेटा निकलता है, लेकिन एक रिवर एक्सीडेंट में यानी रिवर में उसका जो बोट है वो ड्राउन हो जाता है और बेचारा उसका डेथ हो जाता है। तो उसका डेथ के बाद उसका माँ को जो आघात पहुँचता है, जो मेंटल शॉक पहुँचता है, उसी का लेके एक डिस्क्रिप्शन है ये पोएम। ओके, तो ये जो पोएम के जो स्पीकर है, जो ये मदर है जिन्होंने अपना सन को खो दिया है, ये एक्चुअली सुज़ैना मूडी का ही एक पोएटिक पर्सोना को रिप्रेजेंट किया है एटवुड ने। ओके, तो ये है टोटल द थीम ऑफ द पोएम इन शॉर्ट। अब आइए इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक माँ का शोक ही नहीं, इसमें और भी कुछ थीम्स और कुछ सिम्बल्स बहुत अंडरलाइंस छुपे हुए हैं, जिसको हम लोग अगर लाइन बाय लाइन डीप एनालिसिस करेंगे तो पूरा हम लोग को समझ में आएगा। तो आइए लेट्स स्टार्ट। He who navigated with success the dangerous river of his own birth once more set forth। अच्छा, एक और बात, ये जो पूरा पोएम है ये टर्सेट में लिखा हुआ है। टर्सेट मतलब क्या होता है? टर्सेट यानी 3 लाइन का स्टैंजा, इसको बोला जाता है टर्सेट, ठीक है। जैसे 4 लाइन का स्टैंजा को क्वार्ट्रेन बोला जाता है, 2 लाइन का स्टैंजा को कपलेट बोला जाता है, ठीक वैसे ही 3 लाइन का स्टैंजा को टर्सेट बोला जाता है। तो ये पूरा पोएम 9 टर्सेट्स में डिवाइडेड है और 9 टर्सेट्स का आखिर में एक आखिरी कपलेट मिलता है। तो टोटल 29 लाइन्स का पोएम है। 9 टर्सेट्स यानी 27 लाइन और आखिर का कपलेट यानी 2 लाइन, टोटल 29 लाइन्स का पोएम है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टर्सेट में हम लोग देखते हैं कि ही हु नेविगेटेड विद सक्सेस, तो उसने, ही यानी यहाँ पे स्वाभाविक हम लोग समझ पा रहे हैं कि कोई मेल कैरेक्टर का बात यहाँ पे किया जा रहा है। एक्चुअली यहाँ पे क्या, वो अपना सन का बात कर रही है। पोएट्री जो ये पोएम का जो स्पीकर है वो माँ है, ठीक है, जिन्होंने अपने बेटे को खोया है रिवर ड्राउनिंग का वजह से। तो वहीं माँ अपना दुख दर्द बयां कर रही है इस पोएम का थ्रू। तो उनका जो बेटा, वो बोल रही है वो यानी मेरा बेटा,
जिसने नेविगेट किया है, जिसने सक्सेसफुली नेविगेट किया है। ओके, नेविगेट मतलब कोई चीज़ को पार करना, ठीक है, कोई चीज़ को सक्सेसफुली ट्रैवल करना, ओवरकम करना। ओके, तो मेरे बेटे ने जिसने सक्सेसफुली पार किया है कौन सा रिवर? द डेंजरस रिवर ऑफ हिज ओन बर्थ, मतलब बहुत ही भयानक रिवर को उसने पार किया है। और ये रिवर किस चीज़ का है? उसका अपना ही बर्थ का ही है। अब इस मतलब लाइन का मतलब क्या निकल करता है? ऑफ हिज ओन बर्थ, देखिए इसका दो मतलब निकल के आता है। एक होता है कि यहाँ रिवर को अब एक लाइफ के साथ तुलना किया गया है कि जैसे एक लाइफ भी तो काफ़ी चैलेंजिंग होता है, लाइफ भी काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी प्रतिकूलताएँ से भरी हुई होती है, ठीक है, उसमें भी काफ़ी डेंजर्स आता है, तो उसको हम लोग को टैकल करना पड़ता है, उससे हम लोग को जूझना पड़ता है। और सब कोई इस डेंजर या इस हर्डल को ओवरकम नहीं कर पाता। जो ओवरकम नहीं कर पाता उसको डेथ होता है और वो हार मान जाता है इस लाइफ का रेस में। तो एक तरीके से रिवर को भी लाइफ के साथ तुलना किया गया है। ये है एक एक्सप्लेनेशन। एक दूसरा एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे ऑफ हिज ओन बर्थ, यानी कि ऑफ हिज ओन कल्चर। तो यहाँ एक तरीके से उसने क्योंकि हम लोग जानते हैं ये जो पोएम का जो सेटिंग है ये एक नया है, यानी कि एक नया लैंड में ये लोग आए हैं, माँ बेटे एक नया लैंड में आए हैं। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी मैं आपको बताया कि सुज़ैना मूडी को भी इंग्लिश बॉर्न वो थी, लेकिन उनको कनाडा में सेटल करना पड़ा था। आफ्टर हर मैरिज शी एंड हर होल फैमिली हैड टू सेटल इन कनाडा विच वॉज देन अ ब्रिटिश कॉलोनी। उस टाइम में 19th सेंचुरी में वो ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था। तो जाहिर सा बात है यहाँ हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक अपना खुद का जगह छोड़ करके, अपना खुद का रूट को छोड़ करके एक दूसरा जगह जब हम लोग आते हैं तो हमेशा एक हम लोग का इंट्रिंसिक डिज़ायर रह जाता है, एक हम लोग का अंदर में एक इच्छा रह जाता है, एक हमेशा अट्रैक्शन रह जाता है टुवर्ड्स आवर रूट, जो हम लोग का ओरिजिनल होमलैंड है, जो हम लोग का ओरिजिनल कल्चर है, उस तरफ हमेशा एक हम लोग का एक्सप्लोरेशन करने का इच्छा रह जाता है। तो एक तरीके से उसको भी समझाया गया है। तो टू dual connotations, first of comparing the river with life itself, and second comparing the river with attraction towards his own culture. Okay, once more set forth मतलब एक बार फिर set forth यानी फिर से जर्नी करना, फिर से जाना, फिर से उसको एक्सप्लोर करना। तो इसका मतलब क्या है? एक बार और एक्सप्लोर करना, यानी कि एक बार वो ऑलरेडी उसको खोज मिल चुका है। ये जो लाइफ का जो डेंजरस रिवर है इसको एक बार वो ऑलरेडी पार कर चुका है, इस पर ऑलरेडी एक बार उसने कामयाबी हासिल कर ली है। ओके, मतलब क्या कि जो भी डिफ़िकल्टीज़ है दैट ही हैज़ वंस ओवरकम, लेकिन अब एक बार फिर उसको जाना है, क्योंकि जाहिर सा बात है लाइफ में एक डिफ़िकल्टीज तो नहीं आती ना। लाइफ इज़ अ सीरीज़ ऑफ डिफ़िकल्टीज़, लाइफ इज़ अ सीरीज़ ऑफ प्रॉब्लम्स। एक प्रॉब्लम ख़त्म हुआ तो दूसरा शुरू, एक डिफ़िकल्टी ख़त्म हुआ तो उससे और ज़्यादा डिफ़िकल्टी आना शुरू होगा। देयर इज़ नो एंड टू इट, इट्स अ अनएंडिंग सीरीज़। ओके, इट्स अ एवर कंटिन्यूइंग सीरीज़। तो पहला जो डिफ़िकल्टी था उसको तो उसने सक्सेसफुली पार कर लिया। अब इससे उसके मन में कॉन्फिडेंस भी आ गया कि चलो मैं अगर एक डिफ़िकल्टी पार कर सकता हूँ तो ये और भी बड़ा डिफ़िकल्टी इसको भी बेशक मैं पार कर सकता हूँ और मैं पार करूँगा, बिकॉज ही इज़ यंग। देखिए पोएम में लिखा ही है कि डेथ ऑफ अ यंग सन, दैट मीन्स ही इज़ वेरी यंग, ही इज़ वेरी फुल ऑफ पावर, ही इज़ फुल ऑफ वाइटैलिटी, ठीक है, ही इज़ फुल ऑफ एनर्जी। तो ये जो होप ऑप्टिमिज्म रहता है ना, ये यंग एज में बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए वो काफ़ी एनर्जी से भरा हुआ है कि चलो दोबारा करते हैं। नया लैंड में आया, डिफ़िकल्टी क्या है कि एक नया लैंड में आए हैं हम लोग, को पुराना लैंड को छोड़ करके नया लैंड है, नया चैलेंज से, तो थोड़ा थोड़ा उसको ओवरकम करना शुरू कर रहे हैं। अब चलो और एक्सप्लोर करते हैं। ओके, ऑन अ वॉयज ऑफ डिस्कवरी इनटू द लैंड आई फ्लोटेड ऑन बट कुडंट टच टू क्लेम। इसका मतलब मैं किस चीज़ में निकला हूँ, किस जर्नी में निकला हूँ? एक वॉयज ऑफ डिस्कवरी में निकला हूँ। वॉयज यानी जनरली जर्नी थ्रू वाटर वेज का बात किया जाता है, चाहे आप नदी के सहारे जर्नी कर रहे हो या ओशन में जर्नी कर रहे हो या सी में जर्नी कर रहे हो, कोई भी वाटर वेज में जर्नी को वॉयज बोला जाता है, ठीक है, एडवेंचर काइंड ऑफ थिंग। तो ऑन अ वॉयज ऑफ डिस्कवरी, तो कैसा वॉयज में मैं निकल पड़ा हूँ, कैसा एडवेंचर में मैं निकल पड़ा हूँ जहाँ पे मुझको डिस्कवर करना है, जहाँ पे मुझको खोजना है, ढूंढना है। इट्स अ क्वेस्ट, ओके, इट्स अ सर्चिंग फॉर व्हाट और क्वेस्ट फॉर व्हाट? माई ओन आइडेंटिटी, ठीक है, यहाँ पे मुझे अपना आइडेंटिटी खोजना है, मेरा रूट्स खोजना है, मेरा ओरिजिनलिटी खोजना है, उसी का खोज में मैं निकला हूँ। नंबर 1 ये है। और एक और डिस्कवरी क्या हो सकता है कि मैं जो ये नया जगह में आया हूँ, ये जो नया जगह में सेटल किया हूँ, तो ये अब मेरा प्रेजेंट है, ये अब मेरा फ्यूचर है, तो इसको भी मुझे समझना है, इसको भी मुझे जानना है, ठीक है।
he has, the young son has accepted that okay, whatever was my past, it is now my present, it is now my future. जो मेरा ओरिजिनल होम कंट्री है, ठीक है, उसके प्रति मेरा प्यार तो है ही, लेकिन अब जो मैं जगह में आया हूँ, अब इसको जानना है, इसको समझना है, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे रहना है, यहाँ पे काम करना है, ठीक है। तो उसको ये जो डुअल जर्नी है या जो डुअल सीकिंग है, दोनों तरीके का सीकिंग है, वो दोनों ही यहाँ पे समझा रहा है। ओके, इनटू द लैंड आई फ्लोटेड ऑन। ओके, तो मैं ऐसा एक लैंड में आया हूँ जहाँ पे मैं फ्लोट कर रहा हूँ, ठीक है ना, बट कुड नॉट टच टू क्लेम, लेकिन मैं उसको टच नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसको क्लेम नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों, ऐसा क्यों? क्या सच में मतलब इसका मतलब जो जगह में वो लोग आए हैं, क्या वो ऐसा कोई जगह है कि जिसमें मतलब जिस मिट्टी में पैर नहीं रखा जा सकता, उड़ उड़ के जाना पड़ रहा? बिल्कुल नहीं, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे ये समझाने की कोशिश किया जा रहा है क्योंकि दिस इज़ अ एलियन लैंड, दिस इज़ अ फॉरेन लैंड, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वो लोग भले रह रहे हैं, लेकिन उनका मन अभी भी इस पे लगा नहीं है। ये थोड़ा ज़बरदस्ती एक किस्म, सिर्फ दे आर फिजिकली अटैच टू इट, ओके, दे आर नॉट इमोशनली अटैच टू इट, दे आर नॉट मेंटली अटैच टू इट। अभी तक वो अपना मन से इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, इसीलिए मतलब वो बोल रहे हैं, इसीलिए ये लाइन बोला गया है कि जैसे मानो कि फ्लोट कर रहे हो, जैसे मतलब हम लोग है तो यहीं पे, एग्जिस्टेंस तो हम लोग का यहीं है, लेकिन इसको अभी तक हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। जिस दिन हम लोग इसको एक्सेप्ट कर ले सकेंगे, जिस दिन ये सेंस ऑफ डिफरेंस या सेंस ऑफ डिस्टेंस हम लोग का मन से मिट जाएगा, उसी दिन हम लोग इसको सचमुच अपना बना सकेंगे, क्लेम कर सकेंगे, टच कर सकेंगे, एक टच ऑफ इमोशनल आएगा। ओके, तब तक ये हम लोग के लिए एलियन लैंड ही है। लेकिन हाँ, हालांकि उसको ये लैंड एक्सप्लोर करना है, तो वो वॉयज में निकल चुका है डिस्कवरी में। His feet slid on the bank. The currents took him. He swirled with ice and trees in the swollen water. अब ये जो तीसरा टर्सेट है, इसमें हम लोग को एक ट्रैजिक नोट देखने को मिलता है, क्योंकि इसी में बताया जाता है, इसी में जो मदर है, जो स्पीकर है, वो बताती है कि कैसे एक्सीडेंट हुआ उनका यंग सन का। His feet slid on the bank. तो उसका जो पैर है वो बैंक में फिसल गया था। बैंक यानी यहाँ पे वो पैसा वाला बैंक नहीं, बैंक इन द सेंस एम्बैंकमेंट ऑफ अ रिवर, ठीक है। कोई नदी का जो किनारे का थोड़ा लैंड रहता है, उसको बैंक बोला जाता है। तो वहीं नदी का किनारे वाला जो ज़मीन था, जो पहाड़ था, उसमें उस बेचारे का पैर फिसल गया। ओके, द करंट्स टुक हिम। करंट्स यानी जो स्ट्रॉन्ग फ्लो ऑफ रिवर है, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग फ्लो ऑफ वाटर है। तो इससे हम लोग समझ पाते हैं कि ये जो रिवर है, ये एकदम कुछ रिवर में देखिएगा अब थोड़ा शांत तरीके से वो प्रवाहित होता है, उसका फ्लो उतना तेज़ नहीं रहता, काफ़ी शांत रहता है। और कोई रिवर का फ्लो काफ़ी पावरफुल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, काफ़ी स्पीड रहता है उसमें। तो यहाँ हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो रिवर का बात यहाँ पे कर रहा है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लो वाला रिवर है। क्यों? क्योंकि जैसे उसने गिरा, जैसे ही पैर फिसल करके यंग सन गिरा रिवर में, ठीक वैसे ही बिल्कुल भी कोई समय उसको नहीं मिला, एकदम संगे संग इमीडिएटली द करंट्स टुक हिम। द करंट्स वाज सो पावरफुल दैट इवन द यंग सन डिडंट गेट अ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। उसको समय भी नहीं मिला कि वो थोड़ा रेजिस्ट करे, अपने आप को थोड़ा रोके, थोड़ा बचाए। वो कुछ समझ पाता, इससे पहले ही उसको करंट खींच के, टान के लेके चल गया। तो यहाँ एक तरीके से नेचर का सामने ह्यूमंस का हेल्पलेसनेस को भी दर्शाया जा रहा है कि हाउ ह्यूमन बींग्स आर हेल्पलेस एट द हैंड ऑफ नेचर व्हेन नेचर टर्न्स ऑन क्रुएल्टी। जब तक नेचर अपना नर्चरिंग फॉर्म में है, जब तक नेचर अपना मदरली लाइफ गिविंग फॉर्म में है, तब तक तो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट इज़ वेरी नरिशिंग। लेकिन एक बार नेचर जब अपना क्रूएल फॉर्म में आ जाता है, डिस्ट्रक्टिंग फॉर्म में आ जाता है, डेवास्टेटिंग फॉर्म में आ जाता है, तब उसका सामने किसी का मजाल नहीं है कि कोई टिक सके, नो मैटर हाउ पावरफुल, हाउ यंग और हाउ रिच ही इज़। ओके, ही swirled with ice and trees in the swollen water. तो उसने क्या हुआ, वो पूरा स्वर्ल होने लगा। स्वर्ल यानी रोटेट होना, ठीक है, स्वर्ल इन द सेंस वॉर्टेक्स, ठीक है। आप लोग देखेंगे कि कभी जो बहुत स्पीड फ्लोइंग रिवर होता है, या सी में भी आप लोग देख सकते हैं, खास के कोस्टल एरिया का आसपास का जो सी का एरिया है, वहाँ पे देखिएगा कभी एक बहुत ही स्वर्लिंग मोशन में, कि रोटेटिंग मोशन में थोड़ा डीप एक होल बन जाता है, कभी कभी एक सक्शन होल किस्म का बन जाता है, और उसी होल का चारों तरफ बहुत स्पीड में सारा पानी फ्लो करके उसी में घुसता जाता है, ठीक है। तो इसको वॉर्टेक्स बोला जाता है। ओके, तो यहाँ स्वर्ल यानी वॉर्टेक्स है, या फिर बहुत ही सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो
पानी का बहाव एक तरफ आना, सारा पानी का बहाव घूम करके एक ही सेंटर में जाना। ओके, तो आइस तो वैसे ही एक सेंटर में बहाव क्रिएट हो गया था करंट के ज़रिए, और करंट उसको खींच करके, नदी का बहाव उसको खींच करके, मेरा बेटी को खींच करके वहीं तरफ लेके जा रहा था। और वहाँ बर्फ़ भी था, वहाँ पेड़ भी था। मतलब ये बर्फ़ और पेड़ का मेंशन क्यों किया गया? मतलब सिर्फ मेरा बेटा ही पैर फिसल के नहीं पड़ा था, वो करंट, नदी का बहाव इतना तेज़ था कि वो अपना साथ पेड़ को भी तोड़ करके अपने साथ लेके जा रहा था सेंटर की तरफ, वो बर्फ़ को भी तोड़ करके अपने पास लेके जा रहा था। तो अगेन नेचर्स डिस्ट्रक्टिव पावर इज शोन एट इट्स वेरी बेस्ट, एट इट्स वेरी पिक। ओके, जहाँ पे चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो आइस हो, या चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, किसी को भी छोड़ नहीं रहा नेचर। एक बार जब वो अपना डिस्ट्रक्टिव पावर में उतर आया है तो सबको वो निगल ले रहा है। ओके, एक और भी यहाँ पे मीनिंग जो निकल के आता कि स्वोलन वाटर। अच्छा, स्वोलन वाटर यानी जो फ्लड का टाइम में जो वाटर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वाटर का फ्लो बहुत इंटेंसिफाई हो जाता है, उसको यहाँ पे स्वोलन वाटर बोला गया है। लेकिन एक तरीके से ये स्वोलन वाटर में अनअवॉइडेबली खींचा चल जाना, ठीक है, ये एक तरीके से कल्चरल इनगल्फमेंट को भी दर्शाता है, क्योंकि वो लोग एक अपना मतलब होम कल्चर छोड़ करके, एक अपना खुद का रूट छोड़ करके एक नया एलियन जगह में आया है, एक नया फॉरेन कल्चर में आया है। तो जैसे लग रहा है कि ये नया कल्चर उसको ग्रैस्प कर ले रहा है, ये नया कल्चर अपना तरफ उसको खींच ले रहा है, और वो बहुत कोशिश करते हुए भी अपना कल्चरल रूट्स मेंटेन नहीं कर पा रहा है। ये भी एक मीनिंग इसका हो सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टारसेट में। एंड प्लंज्ड इनटू डिस्टेंट रीजन्स, his head a bathysphere through his eyes thin glass bubbles। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमेजरी यहाँ पे यूज़ किया है मार्गरेट एटवुड। आइए समझते हैं कैसे। एंड प्लंज, अच्छा अब देखिए ये जो लाइन का शुरुआत हो रहा है, एंड प्लंज्ड इनटू डिस्टेंट रीजन्स, ये कोई कंप्लीट सेंटेंस तो है नहीं। एक्चुअली ये पूरा पोएम में ही अगर आप देखें तो काफ़ी मतलब हद तक आप लोग देख सकते हैं कि पिछला जो स्टैंजा है, या मतलब पिछला जो लाइन है, उसमें सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा, सेंटेंस कंप्लीट कंटिन्यू हो रहा उसका नेक्स्ट लाइन में भी। जैसे अगर हम इसी का आप जस्ट इससे पहले स्टैंजा का ले ले तो पहला स्टैंजा का आखिरी लाइन देखिए, ही स्वर्ल्ड, वहाँ से पढ़िए, ही स्वर्ल्ड विथ आइस एंड ट्रीज इन द स्वोलन वाटर। ये स्वोलन वाटर में ले जाकर के, लेकिन स्टेटमेंट खत्म नहीं हुआ। स्टेटमेंट खत्म कहाँ हुआ? स्टेटमेंट कंटिन्यू हुआ अगला लाइन तक, एंड प्लंज्ड इनटू डिस्टेंस रीजियंस। ठीक है, तो ये जो एक लाइन में ख़त्म नहीं होकर नेक्स्ट लाइन में भी कंटिन्यू होना एक स्टेटमेंट का, इसको बोला जाता है एन्जैम्पमेंट। ठीक है, तो इस पोएम में एन्जैम्पमेंट का हम लोग को काफ़ी एक मतलब प्रयोग देखने को मिलता है, और एन्जैम्पमेंट का प्रयोग इसलिए भी ज़्यादा देखने को मिलता है बिकॉज इट्स अ फ्री वर्ड्स। ठीक है, इसमें कोई फिक्स्ड राइमिंग स्कीम, इसमें कोई फिक्स्ड राइमिंग मीटर नहीं है। तो एक तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है ये भी मॉडर्न पोइट्री को दर्शाता है कि इट्स अ फ्री वर्ड। सो द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम ऑल्सो रिप्रेजेंट्स दैट इट फॉलोज नो set rules, it follows no expected things, it follows no फिक्स्ड थिंग्स। क्योंकि लाइफ भी ऐसा ही है, लाइफ भी कोई फिक्स्ड रूल को फॉलो नहीं करता हर समय में। लाइफ में अनएक्सपेक्टेड टर्न्स आता है, लाइफ में कोई सेट रूल्स हमेशा काम नहीं करता है। लाइफ में हमेशा एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम में कोई सर्टन पीरियड ऑफ काम ख़त्म हो ही जाएगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है। इट्स फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो एक तरीके से पोइट्री का जो स्ट्रक्चर है वो भी पोइट्री का जो कंटेंट है या जो थीम है या लाइफ को दर्शा रहा है उसका साथ ये अच्छे से मैच किया है, जो फ्री वर्ड्स और एन्जैम्पमेंट का प्रयोग हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो प्लंज्ड इनटू डिस्टेंट रीजियंस, तो प्लंज मतलब सबमर्ज हो जाना, डूब जाना। तो वो जो बॉडी है वो जो स्वर्ल्ड होके, वोर्टेक्स होके, बहाव के साथ चल गया, आइस और ट्री के साथ एकदम पूरा फूला हुआ वाटर था, फ्लडेड वाटर था, वो कहाँ चल गया? वो डिस्टेंट रीजन में चल गया। ऐसा नहीं कि जहाँ पैर फिसल के जहाँ पे पड़ा था वहीं पे रहा, वो और दूर चल गया। इसका मतलब क्या? करंट का बहाव इतना तेज़ था कि उसको एक जगह से उखाड़ ले करके दूसरा जगह लेके फेंका। ओके, डिस्टेंट रीजियंस, प्लंज मतलब डूब भी गया। एक तो है कि उसने बहुत गहराई में भी चला गया और बहुत दूर में भी चला गया। तो हियर इज़ अ काइंड ऑफ डुअल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, हॉराइजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। ओके, एक वो बहुत नीचे भी चला गया है, एक वो बहुत दूर भी चला गया है। ओके, तो ये एक तरीके से कल्चरल अपरूटिंग को भी दिखाता है कि वो कैसे अपने कल्चर से धीरे धीरे
दूर और दूर जाता हुआ जा रहा है और ऐसा जगह पहुंच गया जहां पे वो और ख़ुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। तो ये एक तरीके से सिर्फ लॉस ऑफ लाइफ नहीं, लॉस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, लॉस ऑफ कल्चर को भी दर्शाता है। ओके, हिज हेड ए बैथिस्फीयर, उसका जो सिर है वो एक बैथिस्फीयर। अब बैथिस्फीयर क्या होता है? बैथिस्फीयर एक डीप सी डाइविंग वेसल होता है, ठीक है। इसमें एक एयर टाइट चेम्बर होता है, एक थोड़ा सबमरीन तो नहीं कहा जा सकता, उसका ही जैसा एक वेसल होता है, ठीक है, छोटा सा वेसल। उसमें एक एयर टाइट ग्लास चेम्बर रहता है, उसमें अंदर एक ऑब्जर्वर, एक इंसान बैठे रहता है और वो एक होल से, एक मतलब पॉट होल किस्म का होता है, वहाँ से वो बाहर नज़र रखता है, सी में नज़र रखता है और सी का डेप्थ या टेम्परेचर और भी कुछ चीज़ मेजरमेंट्स वो लेता है। तो ये है बैथिस्फीयर, ठीक है। अब बैथिस्फीयर का तुलना यहाँ पे क्यों किया गया? क्योंकि उसका जो सिर है वो एक बैथिस्फीयर जैसा है, सिर उसका एयर टाइट हो चुका है, ठीक है। जैसे डीप में जा रहा है, यहाँ पे एक फ़िज़िकल रिलेशन भी है, क्योंकि आप देखिए कि उसका जो सिर है, क्योंकि उसका बॉडी भी धीरे धीरे मतलब गहराई में जा रहा है नदी का, तो जाहिर सा बात है कि सिर भी जाएगा। तो एक तरीके से उसका सिर जैसे बैथिस्फीयर जैसे काम कर रहा है कि गहराई में जाते हुए भी वो समझ पा चारों तरफ का वो गहराई को महसूस कर रहा है। एक ये मतलब निकल गया। एक और मतलब यहाँ पे निकलता है कि सोल का, जैसे हम लोग का सोल जो है बॉडी में ट्रैप हुआ रहता है। इस बॉडी को अगर हम एक बैथिस्फीयर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर माने, एक एयर टाइट स्ट्रक्चर माने, एक अनएस्केपेबल स्ट्रक्चर माने, तो इसका अंदर जो हम लोग का सोल, जो स्पिरिट रहता है, जो माइंड हम लोग का रहता है, जो इंडिविजुअल हम लोग का सत्ता रहता है, वो एक तरीके से कैद रहता है बॉडी का अंदर, और अंदर कैद रह के ही वो एक पीप होल का थ्रू बाहर का एक्सपीरियंस को महसूस करता है। तो इसको भी एक तरीके से दर्शाया गया है। और एक थर्ड लेवल भी है यहाँ, अगेन अ सेंस ऑफ एलियनेशन, अ सेंस ऑफ एंट्रेंचमेंट, ठीक है। किस हिसाब से? क्योंकि अगेन वो जो कल्चरल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, कि अपना होम लैंड से दूर आकर के एक दूसरा जगह, अननोन पीपल, ओके, लाइकेबल थिंग्स। अब हम समय आपको जो नया जगह है वो पसंद ना ही आ सकता है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आपका एक कंपल्शन बन जाता है कि वहाँ पे रहना है, वहाँ पे अकोमोडेट करना है, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से सिचुएशंस के द्वारा आपका कैद होना ही हुआ। तो ये 3 फेजेस ऑफ कन्फाइनमेंट यहाँ पे दर्शाया गया है बैथिस्फीयर के ज़रिए। ओके, थ्रू हिज आइज़ थिन ग्लास बबल्स, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि बैथिस्फीयर में भी एक एयर टाइट कंपार्टमेंट, ग्लास कंपार्टमेंट रहता है, जहाँ वो ग्लास स्ट्रक्चर के ज़रिए आप बाहर का नज़ारों को देख सकते हैं, एक्सपीरियंस को फील कर सकते हैं। तो ठीक वैसे ही उसका आँखों को यहाँ पे एक थिन ग्लास बबल बोला गया, कि बहुत ही एक पतला कांच का बबल, ठीक है। दैट मीन्स इट इज़ वेरी वल्नरेबल, इट इज़ वेरी फ्रेजाइल, इट इज़ ईजीली ब्रेकेबल, बहुत आसानी से ये टूट जाएगा, बहुत ईजीली इसको अटैक किया जा सकता है, ठीक है। बाहर का फैक्टर से, बाहर का प्रेशर को ये झेल नहीं सकता, ठीक है ना, ये झेल नहीं सकता। तो एक तरीके से यहाँ पे एक डाइकोटमी है, एक तरीके से यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है कि एक जो बैथिस्फीयर का जो स्ट्रक्चर है वो झेल ले पा रहा है डीप प्रेशर को, लेकिन जो बबल्स है जिसके ज़रिए मैं देख रहा हूँ, जिसके ज़रिए अंदर बैठा हुआ आदमी बाहर का एक्सपीरियंस को देख रहा है, वो जो कांच का दीवार है या जो कांच का लेयर है वो बहुत पतला है, एकदम बबल जैसा है, ये कोई भी वक्त टूट सकता है। ओके, तो यही है कि एक तरीके से आपको रहना भी पड़ रहा, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही है, नहीं तो आपका लाइफ नहीं टिकेगा, और ऊपर से वो कॉम्प्रोमाइज़ करना भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इट्स अ वेरी टेंशन एंड वेरी डिप्लोरेबल काइंड ऑफ स्टेट। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ही लुक्ड आउट, रेकलेस एडवेंचरर ऑन अ लैंडस्केप स्ट्रेंजर दैन यूरेनस वी हैव ऑल बीन टू एंड सम रिमेंबर। तो वो देख रहा है, किसका थ्रू देख रहा है? वही जो उसका थिन ग्लास लाइक बबल लाइक स्ट्रक्चर है, उसका ज़रिए वो देख रहा है। रेकलेस एडवेंचरर, ये रेकलेस एडवेंचरर कौन है? ये जो स्पीकर है, जो माँ है, वो अपने बेटे को ही बोल रही है ही इज़ ए रेकलेस एडवेंचरर। रेकलेस मीन्स कंट्रोल लेस, ओके, अनकंट्रोलेबल। तो कोई उसको कंट्रोल नहीं था, वो एडवेंचरर तो था, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, वो एडवेंचरर था। ही लव टू एक्सप्लोर, okay, but he didn't pay attention to all the dangers,
ओके, ही नेवर केयर टू टेक ऑल द सिक्योरिटी मेजरमेंट्स। उसने सिर्फ और सिर्फ उसका दिमाग में एक ही भूत सवार था कि उसका वंडरलस्ट था, उसका एक्सप्लोरेशन का भूख था उसमें, ठीक है, कि हमको जानना है, हमको देखना है, हमको हर चीज़ को एक्सप्लोर करना है। लेकिन इसका साथ साथ जो एक सेफ्टी मेजर भी लेना पड़ता है, या चारों तरफ अगर नया जगह को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि ये हम लोग के लिए नया है, अननोन है, तो अननोन इज़ ऑलवेज इक्वलाइज्ड विथ समथिंग डेंजरस, अननोन इज़ ऑलवेज इक्वलाइज्ड विथ सम मिस्टीरियस। अननोन मतलब ही कुछ मिस्टीरियस, अननोन मतलब ही कुछ भयानक। तो इसको भी वो अपना दिमाग में कंसिडर नहीं किया था, ठीक है। ये एक तरीके से इमेच्योरिटी को भी दर्शाता है। ओके, ही है तो वो यंग ही, बहुत वो मतलब एजड तो नहीं था, इसलिए एक इमेच्योरिटी और एक बहुत ही स्पॉन्टेनिटी को दर्शाता है कि टू एक्ट ऑन अ बेसिस ऑफ इंस्टिंक्ट्स। अभी हमको कुछ मन किया तो अभी हम उस पर काम करने चले, ये एक तरीके का मतलब एक्ट ऑन इंस्टिंक्ट है, जो कि यंग एज में ज़्यादा दिखा जाता है। लेकिन क्योंकि उसका मैच्योरिटी नहीं था तो उसने कोई भी सेफ्टी मेजर्स पे ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते उसको अपना लाइफ से हाथ गंवाना पड़ा। तो रेकलेस एडवेंचरर ऑन अ लैंडस्केप स्ट्रेंजर देन यूरेनस। अब ऐसा एक लैंडस्केप में वो ट्रैवल कर रहा था, ऐसा एक लैंडस्केप, ऐसा एक एरिया में एक्सप्लोर कर रहा था जो यूरेनस से भी ज़्यादा अद्भुत है। यूरेनस यानी यूरेनस इज़ द लास्ट ऑफ द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम्स। ओके, इट इज़ द लास्ट ऑफ द 8 में। पहले तो प्लूटो को भी प्लैनेट कंसिडर किया जाता था, तब यूरेनस आखिरी नहीं, तब प्लूटो आखिरी प्लैनेट गिना जाता। बट अभी क्योंकि प्लूटो को और प्लैनेट का दर्जा से उसको डिसइनहेरिट कर दिया गया है, तो नाउ यूरेनस इज़ ओनली कंसिडर्ड द वेरी लास्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो यूरेनस हमेशा एक सिम्बलाइज इसको किया जाता है डिस्टेंस का, या फिर अननोन जगह का, या फिर मिस्टीरियस जगह का। ओके, तो यूरेनस जितना दूर है, जितना अनएक्सप्लोर्ड है, जितना स्ट्रेंज है, उससे भी ज़्यादा स्ट्रेंज था ये लैंडस्केप। कौन सा लैंडस्केप? जिसको वो जा रहा था एक्सप्लोर करने, जो डेंजरस रिवर में वो अपना एक्सप्लोरेशन जारी कर रहा था, एडवेंचर जारी कर रहा था, वो यूरेनस से भी ज़्यादा स्ट्रेंज था। ओके, तो ये एक तरीके से एक एग्जेजरेशन है या हाइपरबोली है, ठीक है। हाइपरबोली एग्जेजरेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जहाँ पे हम लोग कोई भी स्टेटमेंट को थोड़ा जितना एक्चुअली में है उससे भी कहीं गुना बढ़ा चढ़ा के हम लोग उसको पेश करते हैं, जस्ट टू एम्फसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस और द इंटेंसिटी। तो यहाँ भी ये एक हाइपरबोली या एग्जेजरेशन का एग्जाम्पल है। तो मतलब सीधा बात से समझाएगा कि बहुत ही ज़्यादा अननोन जगह था, ठीक है। और अगेन अननोन जगह मतलब यहाँ पे सिर्फ फिजिकल लैंडस्केप का नहीं बात किया जा रहा है, अननोन कल्चरल एम्बियंस का भी बात किया जा रहा है। दोनों तरीके से ये अननोन था, तो इसीलिए और थोड़ा सावधान पूर्वक काम लेना चाहिए था, जो कि उसने नहीं लिया, जिसके कारण उसको अपना जान से हाथ गंवाना पड़ा। वी हैव ऑल बीन टू एंड सम रिमेंबर। लेकिन अब मसला का बात है कि यहाँ पे भले ही ये यूरेनस से भी ज़्यादा स्ट्रेंज जगह है, यूरेनस से भी ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड जगह है, लेकिन इसमें हम लोग सब गए हैं। इस जगह को हम सब लोग एक ना एक बार अपना ज़िंदगी में एक्सप्लोर किए हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग को इसका बारे याद है। सम रिमेंबर, नॉट ऑल। ऑल हैव गॉन, ऑल हैव एक्सपीरियंस्ड, बट ओनली सम ऑफ देम रिमेंबर। ऐसा क्यों? अगर सब कोई गए हैं तो सब कोई को याद क्यों नहीं है, सिर्फ कुछ ही लोग को क्यों याद है? एक्चुअली ये एक तरीक़ा से हम लोग का माइंड का भी एक सबकॉन्शियस लेवल को दर्शा रहा है। ओके, सो दिस लैंडस्केप इज़ एट अ मेटाफोरिकल सेंस आवर माइंडस्केप। ओके, हम लोगों का मन का अंधेरे का एक छोटा सा टुकड़ा जिसको हम लोग कभी एक्सप्लोर नहीं किया। देखिए, ह्यूमन माइंड इज़ ऑल्सो एंडलेस एरिया एंड इट इज़ फुल्ड ऑफ अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़, ठीक है ना। हम लोग का मन को ही हम लोग लेकिन सही से नहीं पहचानते। मन का कितना ही हिस्सा हम लोग अपना कंट्रोल में है, या अपना मन का कितना ही हिस्से को हम लोग खुद सही से जानते हैं, नहीं जानते हैं। द बैक ऑफ आवर माइंड, द सबकॉन्शियस माइंड, ओके, ये भरा पड़ा हुआ है अननोन चीज़ों से, अननोन वरी से, अननोन टेंशन से, अननोन डिज़ायर से, ठीक है। तो इसी को एक तरीके से वो सामने लाए हैं कि हम लोग का जो सबकॉन्शियस माइंड है, बैक ऑफ द माइंड, हम लोग को जो डिज़ायर छुपा रहता है, हम ही लोग का अनजाने में, कितने ही लोग उस जगह में गए हैं, कितने ही लोग उस डिज़ायर का, उस वरीज़ का, उस टेंशन का, उस डेयरिंग का आमना सामने किए हैं, और किए भी होंगे तो कितने ही वो याद रखते हैं, याद रखना चाहते हैं। सिर्फ कुछ ही लोग होंगे जो ये सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से एक्सप्लोर किए होंगे और उससे वाकिफ़ होंगे। तो ये भी
एक मतलब एक्सप्लेनेशन निकल के आता है। और वो अपना सन को एक तरीके से, जैसे वो क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि वो इमेच्योर है, उसको मेजर लेना चाहिए था, वो अनकंट्रोल्ड है, वैसे एक तरीके से इनडायरेक्टली वो प्रेज़ भी कर रहे हैं, वो कमेंट भी कर रहे हैं कि चलो कम से कम तुम वैसा एक इंसान में से हो जो अपना माइंड का जो सुपर नेचुरल नहीं, मतलब जो सबकॉन्शियस पार्ट है उसको एक्सप्लोर किए हो, या उसको एक्सप्लोर करने का डेयरिंग रखते हो, अपने खुद को भी जानने का। ये देखिए, ये पहले एक याद है, एक वॉयज ऑफ डिस्कवरी बोला गया था सेकंड परसेंट में, तो वॉयज ऑफ डिस्कवरी की ही एक पार्ट है कि ये वॉयज ऑफ डिस्कवरी क्या, सिर्फ नया लैंड डिस्कवर करने का तो ये वॉयज नहीं है, खुद का सेल्फ आइडेंटिटी को भी डिस्कवर करने के लिए ये क्वेस्ट है, खुद को समझने का, खुद का माइंड को समझने का, खुद का ट्रू सेल्फ को समझना, और इसके लिए सबकॉन्शियस माइंड में डेल्व करना बहुत ज़रूरी है। और एक तरीके से वो जो प्लंज हो रहा है ना, प्लंज हो रहा, बहुत दूर जा रहा, ये एक तरीके से वो अपना सबकॉन्शियस माइंड का फियर में प्लंज हो रहा है, ये भी हम लोग समझ सकते हैं। ओके, अब आता है नेक्स्ट में, देयर वॉज एन एक्सीडेंट, द एयर लॉक्ड, ही वॉज हंग इन द रिवर लाइक ए हर्ट, दे रिट्रीव द स्वैम्प बॉडी। मतलब क्या कि एक एक्सीडेंट हुआ। अब ये पूरा चीज़ बताने के बाद वो फिर से, मतलब कैसे उसका पैर फिसला, कैसे उसने, मतलब उसका बॉडी वो पूरा वोर्टेक्स में गया, पानी का बहाव में ले जा करके आइस और ट्री के साथ उसको एक दूर जगह में ले करके फेंका। ठीक है, तो ये सारा चीज़ बताने के बाद एक बार फिर से वो ये जो ट्रेजेडी हुआ उसको रिमेंबर कर रहे हैं, उसको रीफोकस कर रहे हैं, उसको रीएस्टैब्लिश कर रहे हैं, किसका ज़रिए, थ्रू द वर्ड एक्सीडेंट। देयर वाज एन एक्सीडेंट, कि एक एक्सीडेंट था। ठीक है, द एयर लॉक्ड, जो हवा था वो रुक जैसा गया था। ओके, ही वॉज हंग इन द रिवर लाइक अ हर्ट, रिवर में, पानी का बहाव में वो ऐसे लटका हुआ था जैसे मानो कि वो एक हर्ट हो। अच्छा, अब इसका क्या मतलब बनता है, ही वॉज हंग इन द रिवर लाइक अ हर्ट। देखिए, इसका दो मीनिंग निकल के आता है। एक तो फिजिकली जो एक डिस्क्रिप्शन होता है कि सच में उसका जब एक्सीडेंटली उसका पैर फिसल के जब वो गिर गया, तब नदी में गिरने के बाद पानी में आकर के, स्वाभाविक बात है कि हम लोग सांस नहीं ले पाते, सांस रुक जाता है, तो इसलिए एक तरीके से एयर लॉक्ड। ठीक है, नंबर वन। और इसीलिए उसका जो पानी में वो पूरा मतलब तैर तो नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि बहाव बहुत ज़्यादा था, तो पानी में ऐसे नीचे डीप सबमर्ज होते गया। एक और जो मीनिंग निकल के आता है कि यहाँ पे रिवर को पर्सोनिफाई किया गया है, रिवर को एक ह्यूमन बॉडी के साथ तुलना किया गया है, और उसी बॉडी में जो हर्ट है वो कौन है, ये मेरा ड्राउंड सन। तो ये क्या बात हुआ, यहाँ पे भी हम लोग एक मेंटल लेयर को ढूंढ पाते हैं कि ये जो रिवर है ये उसका ट्रू सेल्फ है। ओके, दिस रिवर इज़ द ट्रू सेल्फ, द ट्रू अनएक्सप्लोर्ड सेल्फ ऑफ द बॉय। ओके, और इसको अगर हम यूनिवर्सल सेंस में देखें तो ये कॉमनली एट लार्ज ये ह्यूमन साइकी को समझाता है। ह्यूमन साइकी जो नदी का बहाव जैसा ही, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन जो अनएक्सप्लोर्ड है। हम लोग का सबकॉन्शियस माइंड जो कि बहुत पावरफुल है, जो लेकिन जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, जो सबका कंट्रोल का बाहर है। ओके, और यही पूरा रिवर का अंदर जो हार्ट है, यानी कि जो लाइफ है, जो स्पिरिट है, जो सोल है, जो हम लोग का एनर्जी है, जो एक्टिव एनर्जी है, ये ही तो हम लोग का असली सोल है। उसी को जैसे बताया गया कि सबकॉन्शियस माइंड का गहराई में बेचारा इसका जो शरीर, मतलब जो बॉडीली जो एनर्जी है, जो फिज़िकल एक्टिविटी वाला एनर्जी है, जो फोर्स है, जो लाइफ विल है, वो दब गया या वो बुझ गया। ओके, दे रिट्रीव्ड द स्वैम्प बॉडी, रिट्रीव मानी रिकवर करना, रेस्क्यू करना, उद्धार करना। तो वो लोग यानी कुछ लोग ने, क्योंकि ये तो एक डिस्टेंट रीजन में उसका बॉडी जा कर के गया था, उसका मतलब बेचारे का डेथ ही हो गया था पानी में डूब करके, लेकिन जहाँ पे वो डूबा था उससे काफ़ी दूर जगह पानी का बहाव उसको लेके चल गया था, तो वहाँ कोई ना कोई लोग उसको उठाए होंगे, उसके डेड बॉडी को, उसी को दे बोला जा रहा है। ओके, सो दे रिट्रीव द स्वैम्प बॉडी। स्वैम्प मतलब क्या, स्वैम्प मतलब होता है कि एक्सट्रीमली डैम्ड, ठीक है, फुल ऑफ वाटर, वाटर लॉक्ड, एकदम पानी से एकदम अटका हुआ, ठीक है, पानी जम गया हो ऐसा।
तो एक मीनिंग इसका ये होता है कि इसकी सच में इतना पानी में ही डूब के मारे, तो स्वाभाविक बात है कि शरीर पूरा पानी जम गया है, फूल गया होगा, डैम्प हो गया होगा, तो एक इसलिए स्वैम्प बॉडी। और एक स्वैम्प का एक और भी मतलब होता है कि ओवरफ्लो या ओवरवेल्म। तो यहाँ सिर्फ फिजिकलिटी का बात नहीं हो रहा, यहाँ पे एक मेंटल ओवरवेल्मनेस का भी बात हो रहा है, यहाँ पे एक मेंटल ओवरफ्लो ऑफ इमोशन का भी बात हो रहा कि वो सिर्फ फिजिकली ट्रिगर्ड नहीं हुआ, वो मेंटली भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड था, वो इमोशनली भी बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म था। क्यों? क्योंकि उसको अपना मिल गया था, वो अपना खुद का खोज में जा रहा था, वो अपना ओरिजिनल रूट्स का खोज में जा रहा था, वो अपना ट्रू सेल्फ को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा था। तो इसलिए उसका जो मेंटल या इमोशनल इंटेंसिटी था वो भी बहुत हाई एंड ओवरवेल्म था। ये भी समझाया जा सकता है। केयर्न ऑफ माई प्लान्स एंड फ्यूचर चार्ट्स विथ पोल्स एंड हुक्स फ्रॉम अमंग द नजिंग लॉग्स। केयर्न मतलब क्या होता है? केयर्न मतलब एक स्टैक ऑफ स्टोन होता है, ठीक है, स्टोन स्टैक आप लोग कह सकते हैं, जिसको जनरली किसी का मेमोयर के तौर पे या किसी का मतलब मेमोरी होल्डर का तौर पे उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो केयर्न ऑफ माई प्लान्स एंड फ्यूचर चार्ट्स, तो ये केयर्न किसको बोला जा रहा है? वो स्वैम्प्ड बॉडी को, जो बेचारा उसका डेड बॉडी को, मतलब पानी जमा हुआ डेड बॉडी को जो वो लोग ने उद्धार किया, ठीक है। यही बॉडी क्या है? ये है केयर्न, मेरा प्लान, मेरा आशा, मेरा होप्स, ठीक है, एंड फ्यूचर चार्ट्स, ठीक है। मेरे जो भविष्य के लिए जो भी मेरा कुछ प्लान था उसको लेकर, जो भी मेरा कुछ एक्सपेक्टेशन था, फ्यूचर चार्ट्स यानी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, ओके। तो जो भी कुछ था वो यही था, यही मेरा बेटा था, मेरा बेटा को लेके ही मेरे फ्यूचर में मेरा सारा आशा, मेरा सारा एक्सपेक्टेशन, मेरा सारा ग्रोथ, सब कुछ इसी का चारों तरफ रोटेट करता था। क्योंकि एक तो मैं नया जगह में आ गई हूँ, तो एक मेरा साथ मेरा जो होम मतलब मदरलैंड है, या जो मेरा जो बर्थ प्लेस है, मेरा जो जाना पहचाना, जो चारों तरफ का एम्बियंस है, लोग जन हैं, वो लोग तो नहीं है। तो ये तो एक मेरे लिए लॉस ऐसे ही है। तो कम से कम ये सारा लॉस में भी एक मेरे लिए गेन था कि मेरे पास अपना परिवार तो है, मेरा बेटा तो, इसी को लेकर मैं आगे बढ़ूँगी। और अब क्या हुआ? ये भी छिन गया नेचर से, ये भी मतलब नेचर ने मुझसे मेरा बेटा भी छीन लिया, मेरा एकमात्र प्रेजेंट और फ्यूचर का सारा होप का एक सिंबल, एक मेमोयर था, इसने वो भी छीन लिया, ओके। विथ पोल्स एंड हुक्स फ्रॉम अमंग द नजिंग लॉग्स, तो पोल्स एंड हुक्स का द्वारा इसको उद्धार किया गया फ्रॉम द नजिंग लॉग्स, ठीक है। नजिंग यानी थ्रोइंग या पुशिंग, ठीक है, पुशिंग एक तरीके से धक्का देना, ठेलने वाला। तो उसको जो नजिंग लॉग्स था, लॉग यानी यहाँ वुड को समझाया जा सकता है, ओके। तो जो वो बोट में जा रहा था या जो भी वो कैनो में जा रहा था, वो भी तो पूरा टूट गया ना, मतलब इतना पानी का बहाव से वो भी टूट गया। तो उसमें भी कुछ या तो वो बोट टूट गया, या फिर उसी का लॉग को बताया जा रहा है, या फिर जो पेड़ और आइस और भी सारा चीज़ वो बहाव में आए थे, उसमें ही कुछ वुड का टुकड़ा भी आ गया होगा। तो उसको बोला जा सकता है कि वहीं सारा मतलब बाकी सारा डेब्रिज में से, बाकी सारा वुड का टुकड़ा में से ये जो बॉडी था, स्वैम्प्ड बॉडी था, इसको पोल्स और हुक्स के ज़रिए खींच करके उसको बाहर लाया गया। इसमें थोड़ा सा हम लोग को हार्श टोन दिखता है, ठीक है। अब तक तो जो बहुत ही ब्यूटीफुल टोन था, सारा चीज़ को बहुत ब्यूटीफुली मतलब डिस्क्राइब किया जा रहा था, बहुत ही एलिवेटेड स्तर में डिस्क्राइब किया जा रहा था। लेकिन अब आकर या तो ब्यूटीफुल टोन था, या तो फिर थोड़ा सा सीरियस या लेमेंटिंग टोन था। लेकिन अब पहली बार हम लोग को थोड़ा सा हार्श टोन देखने को मिल रहा है कि एक इंसान का ज़िंदगी की कीमत क्या है? सिर्फ एक टुकड़ा, सिर्फ एक काठ का टुकड़ा, मतलब एक काठ का टुकड़ा का जो वैल्यू है, जो बस चलते चलते आ गया, उसको जैसे उठाया जाएगा, एक इंसान का बॉडी को भी ठीक वैसे ही उठाया जाएगा। एक इंसान का बॉडी क्या सिर्फ एक काठ का टुकड़ा है? वो तो एक्चुअली क्या है? केयर्न है ना, मेरा उसका माँ का, उसका परिवार का जो विषय है, ठीक है, उसका सारा होप्स एक्सपेक्टेशंस का आधार है वो। क्या डेथ का बाद ये सब का कोई वैल्यू नहीं बच जाता? एक तरीके से ये एक लैमेंट है, एक तरीके से एक सटायरिकल जैब है, ठीक है, कि डेथ के बाद इंसान का क्या ही वैल्यू रह जाता? कोई वैल्यू नहीं रह जाता। कितना ये लाइफ कितना ट्रांजिएंट है। तो इस लाइन को एक तरीके से ट्रांजिएंटनेस ऑफ लाइफ का भी एक धारक आप कह सकते हैं, कि इसके ज़रिए बताया जा रहा है लाइफ इज़ हाउ शॉर्ट लिव्ड अ लाइफ इज़, हाउ टेम्पररी अ लाइफ इज़। इसका कोई गारंटी नहीं है, कोई टाइम भी ये जा सकता है, ओके। It was spring. The sun kept shining. The new grass leaped to solidity. My hands glistened with details. तो
ये स्प्रिंग था, स्प्रिंग का मौसम था। अब स्प्रिंग का मौसम को क्या माना जाता है? इट्स अ सिंबल ऑफ ब्यूटी, इट्स अ सिंबल ऑफ लाइफ, इट्स अ सिंबल ऑफ रिजुविनेशन, ठीक है, रीअवेकनिंग, रिफ्रेशनिंग। लेकिन अब सटायर देखिए, आप आयरनी देखिए, जो महीना में, क्योंकि स्प्रिंग आता है किसका? विंटर के बाद। विंटर को हमेशा एक डेथ या डीके या डिस्ट्रक्शन के साथ तुलना किया जाता है। तो जब पूरा नेचर एक तरीके से डिस्ट्रॉय या डिवास्टेटेड फॉर्म हो जाता है, उसके बाद जब स्प्रिंग आता है तो वो नया जीवन दान करता है नेचर को। हर तरफ फ्लावर्स रहते हैं, फ्रूट्स रहते हैं, हर तरफ कलर रहता है, रिफ्रेशनिंग होता है, एटमॉस्फेयर भी थोड़ा कंफर्टेबल बन जाता है। ओके, सब कोई खुश रहते हैं। तो स्प्रिंग एक तरीके से मतलब कोई चीज़ उजड़ जाने के बाद उसको नया से सरियाना या नया से उसको प्राण देने का प्रतीक है। लेकिन आप मतलब आयरनी देखिए, आप सटायर देखिए कि जो महीना में सब कोई को नया प्राण मिलता है, नेचर खुश हो जाता है, खिलखिलाता है, वही महीना में वही नेचर ने छीन लिया एक माँ से, उसका बेटा छीन लिया। एक तरीके से नेचर में तो स्प्रिंग का आगमन हुआ, लेकिन ये नेचर का स्प्रिंग जो ह्यूमन लाइफ का स्प्रिंग था, जो उस बेचारी माँ का, जो हेल्पलेस माँ का जो लाइफ का स्प्रिंग था, उसको छीन करके नेचर ने अपना स्प्रिंग सजाया। तो एक तरीके से ये भी नेचर का एक क्रुएल्टी बताया जा सकता है कि नेचर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे कोई भी ह्यूमन का डेथ हो, चाहे कुछ हो, वो अपना जब टाइम है वो आएगा ही। चाहे उसका खुशी का समय में अगर किसी का मौत भी हो, किसी का दुख भी हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दिस इज़ अ हार्श काइंड ऑफ, देखिए जो हार्श रियलिटी या हार्श टोन पिछला लाइन से शुरू हुआ है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी हम लोग को पोएट समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमन लाइफ, पहले तो वो समझा दिया कि ह्यूमन लाइफ कितना ट्रांजिएंट है, अब वो समझा रहे हैं कि ह्यूमन लाइफ कितना वैल्यूलेस है नेचर के सामने, कि जब तक वो है भी, जब तक वो ज़िंदगी है भी, तब तक भी उसका बहुत खास कोई वैल्यू है नहीं नेचर के सामने, ठीक है, या किसी के भी सामने। द होल वर्ल्ड के साथ अगर कंपेयर करें, होल कॉस्मॉस, होल नेचर के साथ अगर आप कंपेयर करें, तो ह्यूमन लाइफ इज़ जस्ट वैल्यूलेस, इट्स वर्थलेस, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो that again underscores, that again underestimates the stature of human beings, okay? तो जाहिर सा बात है, यहाँ पे ब्यूटी ऑफ नेचर को दर्शाया जा रहा है कि सन शाइन कर रहा, ठीक है, लेकिन जो ज़िंदगी का सन था माता के लिए, वो डूब चुका है। द न्यू ग्रास लिफ्ट टू सॉलिड, लिफ्ट मानी मतलब कूदना, जंप करना, सॉलिडिटी मतलब जो एकदम नया कच्चा घास है, वो धीरे धीरे अपना सॉलिड आकार धारण कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन उसी साथ जो ज़िंदगी का जो रिफ्रेशनेस था वो माँ के लिए, वो सारा टूट जा रहा है, मुरझा जा रहा है। माई हैंड्स ग्लिसन्ड विद डिटेल्स, मेरा हाथ भी, यहाँ पे वो माँ का बात किया जा रहा है, वो बोल रही है कि जैसे नेचर सज रहा है, नेचर डेकोरेटेड हो रहा है, नेचर शाइन कर रहा है, मेरा हाथ भी शाइन कर रहा है। किस चीज़ से? डिटेल से, डिस्क्रिप्शन से, मेमोरी से। यहाँ पे डिटेल्स यानी मेमोरी, मेमोरी ऑफ द पास्ट। जब मेरा बेटा ज़िंदा था, तब जब स्प्रिंग आता था, तब वो मेरे लिए भी कितना खूबसूरती का मेमोरी लेके आता था। मेरा बेटा जब मेरे लिए था, मेरा बेटा ही तो मेरी ज़िंदगी का स्प्रिंग था, मेरे बेटा ही तो मेरी ज़िंदगी का ब्यूटी था ना। तो वो जब था तो मेरे लिए स्प्रिंग कितना बढ़िया था, तब मेरे लिए कितना, तब जो सन का शाइन है, तब सचमुच में वो मेरे ज़िंदगी में भी शाइन लाता था। तब जो न्यू ग्रास उगता था, वो मेरा भी ज़िंदगी में फ्रेशनेस लाता था। आज ये सब लोग तो फिर से वहीं एक ही विगर लेके उग रहे हैं, सन वहीं सेम इंटेंसिटी लेके शाइन कर रहा है, लेकिन आज मेरे पास मेरा बेटा नहीं है, मेरा स्प्रिंग नहीं है जिसके साथ मैं रिजॉइस कर सकती हूँ इस नेचर का आनंद को, या नेचर का आनंद से खुद को रिलेट कर सकती हूँ। इसलिए मैं मेमोरी का सहारा ले रही हूँ, मैं नॉस्टैल्जिया का सहारा ले रही हूँ। जब मेरा बेटा जिंदा था, उस वक्त के बारे में ही सोच करके मैं अपना शाइन करने का कोशिश कर रही हूँ। तो दिस अगेन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी एंड सेलिब्रेशन विथ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। ये एक तरीके से एक यूनिवर्सल लॉ को भी रीइनविगरेट करता है कि लाइफ इज़ ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हैप्पीनेस एंड सॉरो, गेन्स एंड लॉसेस, अचीवमेंट्स एंड डिजेक्शंस। यहाँ किसी का अच्छा होता है, वहीं किसी का बुरा भी होता है, इसको मान लेना पड़ेगा। वी हैव टू एडमिट दिस। आफ्टर द लॉन्ग ट्रिप आई वॉज टायर्ड ऑफ वेव्स, माई फुट हिट रॉक, द ड्रीम्ड सेल्स कोलैप्स्ड रैगेड। तो यहाँ पे ये लॉन्ग ट्रिप, यानी एक तो यहाँ पे फिर से डुअल मीनिंग है
एक लॉन्ग ट्रिप मतलब सचमुच का जो फिज़िकल ट्रिप, जो फिज़िकल जर्नी जो उन्होंने उनका परिवार ने अंडरटेक किया है कि अपना होमलैंड से दूर ये कनाडा में आकर के रहने का। मैं सुज़ाना मूडी का ही बात कर रहा हूँ, इसलिए कनाडा का। तो यहाँ पे एक्चुअली उन्हीं का तो पोएटिक पर्सोना को यहाँ एज अ मदर स्पीकर बनाया गया है। एटवुड ने उन्हीं का पोएटिक पर्सोना को स्पीकर बनाया है। इसीलिए तो जो उन्होंने मदर ने सचमुच में बहुत दूरी तय करके आई है ये नया जगह में, तो शी इज़ फिज़िकली टायर्ड। ठीक है, इतना जर्नी कवर करने के बाद शी इज़ फिज़िकली टायर्ड, शी इज़ इमोशनली ऑल्सो एग्जॉस्टेड, क्योंकि उनका जो भी खुशी था अपना पुराना होम से रिलेटेड, पुराना परिचित जनों से रिलेटेड, वो सारा उनसे छिन गया है। अब एक नया जगह, अननोन जगह, उसका फ़ियर है, उसका सफरिंग से, उसका लाखों प्रॉब्लम से। तो ऐसे ही वो इमोशनली भी एग्जॉस्टेड है, फिज़िकली भी एग्जॉस्ट है। ठीक है, इसका ऊपर दूसरा क्या आ गया, उनका बेटे का भी मौत हो गया। तो ये उनका लिए जैसे एक पेन से तो वो ऑलरेडी सफ़र कर रही थी, ये उनका पेन को और भी कहीं गुना बढ़ा दिया है। ये उनके लिए एक पेट्रीफाइंग मोमेंट हो गया है, जैसे शी हैज़ बिन टर्न्ड इनटू अ स्टोन। जितना भी उनका इमोशन था, जितना भी उनका खुशी बचा कुचा था, वो सारा छिन चुका है उनसे, उनका बेटे का मौत का वजह से। माई फुट, हाँ अच्छा, आई वाज टायर्ड ऑफ वेव्स। देखिए वेव्स यहाँ पे एक तरीके से क्या समझा रहे हैं कि चेंजेस। वेव्स क्या होता है, वेव्स में फोर्स होता है, वेव्स कोई भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकती है, वेव्स कोई भी चीज़ को अनसेटल कर सकती है। तो यहाँ पे वेव्स यानी द चेंज एंड द अनएक्सपेक्टेड टर्न्स, द अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जो कि लाइफ में आता है और पूरा लाइफ को उलट के चल जाता है, तहस नहस करके चल जाता है हम लोग को एक्सपेक्टेशन का अगेंस्ट में। ठीक है, और एक वेव्स तो यहाँ पे सचमुच का वेव्स को समझा रहा है कि जो वेव्स नहीं, जो रिवर का वेव्स नहीं, उनका बेटी को, ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया। तो वो उस वेव से वो टायर्ड हो चुकी हैं, वो ज़िंदगी का भी ये सब अनएक्सपेक्टेड टर्न से, ट्विस्ट से वो टायर्ड हो चुकी है। नाउ शी इज़ एक्सॉस्टेड। माई फुट हिट रॉक, मेरे जो पैर है उसको, उसने एक रॉक का खिलाफ, एक चट्टान से मेरा पैर टकरा चुका है। यहाँ पे एक शिप का कंपैरिजन यहाँ पे किया जा रहा है, जैसे वो खुद को एक शिप का बॉडी से कंपेयर कर रही हैं, और जैसे एक शिप सेल करते हुआ आ रहा है और अंडर वाटर जो बड़ा बड़ा रॉक रहता है, जैसे आप लोग टाइटैनिक के बारे तो सुने ही होंगे, बहुत विशाल जहाज़ था टाइटैनिक। वो उसको जो बनाए थे वो लोग दावा किए थे कि ये कभी नहीं टूटेगा, ये आज तक का सबसे मजबूत जहाज़ है। लेकिन बेचारा अपना पहला ही वॉयज में वो एक आइसबर्ग में, जो सबमर्ज्ड आइसबर्ग था, वहाँ पे टकरा के वो टूट गया था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि जो अंडर वाटर जो रॉक्स है, जो इनविजिबल है, वहाँ पे मेरा जो शिप है, मेरा शिप का जो बॉडी है, उसका पैर टकरा गया है, और टकरा करके पानी घुस रहा, मेरा शिप डूब रहा है। एक्चुअली हेयर शिप मीन्स क्या, माई लाइफ हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड। वाई? विथ फुट, सॉरी नॉट विथ फुट, विथ रॉक। ये रॉक कहाँ था? अंडर वाटर रॉक था, जिसको देखा नहीं गया। ये एक्सीडेंट को, वो जो उनका बेटा जाएगा तो डूब जाएगा, इसको ना उनका बेटा जानता था ना वो जानते थे। अगर जानते तो वो पूरा अपनी ज़िंदगी देखे के भी उसको रोक देते, उसको नहीं जाने देते। तो ये उनका अफसोस है कि हम लोग को पता नहीं चलता कि कब हम लोग की ज़िंदगी में क्या डेंजर आएगा। काश पता चलता तो कितना वो रोक लेती। द ड्रीम्ड सेल्स कोलैप्स्ड रैगेड। उनका जो सपनों का उड़ान था, उनका जो, यह फिर से यहाँ पे एक शिप इमेजरी का बात किया जा रहा है। एक शिप का में सेल होता है, तो वो सेल में ही हवा लग करके वो शिप आगे बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल एक तरीके से योर एडवांसमेंट टू समबडीज़ ड्रीम, अपना ड्रीम को फॉलो करना, अपना पैशन को पूरा करना, अपना गोल, अपना टारगेट की तरफ प्रोसीड करना, अपना टारगेट को ऑब्टेन करना, ये सब समझा रहा है सेल्स। तो उनका जो सपनों का सेल्स था वो ऑलरेडी कोलैप्स कर चुका है, वो टूट चुका है, वो ब्रेक डाउन हो जाए। क्यों? क्योंकि कौन था उनका सपनों का उड़ान? उनका बेटा। वही तो अब नहीं रहा, वही तो अब दुनिया से अलविदा ले चुका। अब और उनका क्या ही ड्रीम रहेगा, उनका ड्रीम तो ख़त्म हो गया। रैगेड, रैगेड यानी टॉर्न, डायलैपिडेटेड, बहुत मतलब पुराना, एकदम फट जाना। तो उनका जो सपना था, उनका जो होप्स, एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर जो भी, या केयर्न ऑफ उनका फ्यूचर चार्ट था, उनका बेटा, वो अब नहीं रहा। तो उनका कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहा, होप भी नहीं रहा, उनका ज़िंदगी से सारा चीज़ छूट गया है। वो अब सिर्फ एक शरीर बन के रह गए हैं, उनका अंदर अब कोई वाइटैलिटी नहीं रहा, पत्थर बन चुकी है वो। अब आते हैं हम लोग एक जो पोएम का आखिरी 2 लाइन या कपलेट है उस पर। आई प्लांटेड हिम इन दिस कंट्री लाइक अ फ्लैग। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट इमेजरी भी इसमें हम लोग को देखने को मिलता है। देखिए, इस देश में मैंने उसको प्लांट कर दिया एक फ्लैग जैसा। इस देश में यानी ये जो नया जगह में वो लोग आए हैं, यानी कि एक्चुअली अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो कनाडा का बात यहाँ किया जा रहा है। ठीक है,
तो ये जो नया देश में हम लोग आए हैं, अपना पुराना होम कंट्री को छोड़ करके, होमलैंड को छोड़ करके, परिवार परिजनों को छोड़ करके, यहीं पे मैंने अपना बेटे को गाड़ दिया एक फ्लैग के जैसा। ठीक है, अब फ्लैग के जैसे गाड़ना को क्यों बोला गया? जनरली जो भी मतलब डेथ का बाद बरी किया जाता है, ठीक है, उसको कॉफिन में भर करके उसको बरियल किया जाता है, चर्च ग्राउंड में हो या ग्रेवयार्ड में उसको बरी किया जाता है। ऐसे फ्लैग का जैसे गाड़ना ये तो काफ़ी अनयूजुअल इमेज है। ये क्यों यूज़ किया उन्होंने? ये दर्शाता है कि जैसे दुख भी उनसे छिन गया है, उनका बेटे का मरने का जो गम है, ठीक है, एक वो एक्चुअली गम भी उनका पास और नहीं है। उनका बेटे का डेथ उनके लिए इतना शॉकिंग न्यूज़ था कि जैसे मैंने पहले ही कहा, उनको पत्थर बना दिया। उनमें अब गम का कोई इमोशन नहीं बचा, ना दुख, ना आनंद, ना शौक, ना ओवरवेलम, कुछ नहीं बचा। नाउ शी हैज़ बीन टर्न्ड इनटू अ स्टोन, जस्ट लाइक ए लिविंग ब्रीथिंग स्टोन, नथिंग एल्स। ठीक है, इट सीम्स एज हर सोल हैज़ डाइड। उनका अंतरात्मा मर चुका है। ठीक है, अब और कुछ नहीं बचा उसमें, उनमें। इसीलिए उनको और अब कोई चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो तब एक फ़्लैग को ही क्यों चुन ली कि मेरा बेटा को एक फ़्लैग की तरह क्यों मैं गाड़ के गया? क्योंकि ये एक टोकन ऑफ आइडेंटिटी है। ठीक है, फ़्लैग को देखिए, फ़्लैग एक तरीके से हम लोग अचीवमेंट का स्टेटस भी मान सकते हैं। देखते हैं ना कि कोई भी जगह में जा कर के, चाहे वो अंटार्कटिका का एक्सप्लोरेशन हो, जहाँ पे अंटार्कटिका में जाके साइंटिस्ट लोग, कोई भी देश का साइंटिस्ट लोग को वहाँ पे वो अपना देश का फ़्लैग गाड़ के चलाते हैं। जैसे कोई हम लोग स्पेस में जाते हैं, तो जैसे चाँद में भी जैसे कोई जाता है तो वहाँ पे अपना झंडा गाड़ के आ जाता है। तो फ्लैग इम्प्लांट करना एक तरीके से अपना आइडेंटिटी को शो करना, अपना जो आपका एग्जिस्टेंस है उसको सेलिब्रेट करने का भी एक तरीका यहाँ पे है। अपना अचीवमेंट को दर्शाने का एक तरीका यहाँ पे है फ्लैग प्लांट करना। तो उनका बेटे ने जो एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया था, जिसमें उसको इनिशियल अचीवमेंट भी मिल चुका था, लेकिन फिर से उसने अपना जोश का वजह से अपना और पावर उसमें अंदर था, उसको और इच्छा था, इनएविटेबल उसका वंडरलस्ट था, इसलिए वो और आगे जाना चाह रहा था अपना एक्सप्लोरेशन को, अपना क्वेस्ट को कंटिन्यू करने के लिए। तो वो तो बेचारा खुद अपना क्वेस्ट को कंटिन्यू करके अपना अचीवमेंट्स इस्टेब्लिश नहीं कर सका, तो उसका जो माँ है वहीं अपना बेटे का तरफ से, अपना बेटे का फेवर से वो पूरा वर्ल्ड को ये दिखा रही है कि हाँ, मेरा बेटा भले ही उसका ज़िंदगी चल गया, लेकिन वो हारा नहीं, वो जंग छोड़ के भागा नहीं। उसका जो क्वेस्ट था, वो क्वेस्ट में वो आखिरी मोमेंट तक टिका रहा और एक तरीके से वो जीत भी गया। उसने उसको पता भी कर लिया, अपने आप को उसने पहचान भी लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पहचानने का अलावा उसको अपना जान का बलिदान देना पड़ा। तो क्या हुआ है? मेरा बेटा ज़िंदा नहीं है, तो क्या उसका अचीवमेंट नहीं है? उसका ये अचीवमेंट मैं हमेशा हमेशा सबका सामने इम्प्लांट करके जाऊंगी। ओके, तो ये एक तरीके से सेलिब्रेशन को दर्शाता है, सेलिब्रेशन या एक्नॉलेजमेंट ऑफ the quest of our inner self, the quest of our subconscious mind, the quest of our original home, our roots, ठीक है, our self identity। तो इसको जो कंप्लीट करने का एक टोकन है, एक आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी रिवील हो गया, उन्होंने प्राप्त कर लिया। इसी का टोकन है कि मैंने फ्लैग गाड़ दिया। ये झंडा ही अब मेरे निशानी है, मेरे बेटे का। ये एक तरीके से एक मॉयर भी है उनका, एक बेटे का मेमोरी की तरह भी ये काम करेगा और उनको हमेशा इंस्पिरेशन देता रहेगा कि नहीं, मेरा बेटा डरपोक नहीं है, मेरा बेटा भागा नहीं जंग का मैदान छोड़कर। ही इज़ लाइक अ सोल्जर, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज जर्नी, ही हैज़ अटेन्ड हिज गोल। तो ये हमेशा उनके लिए एक इंस्पिरेशन रहेगा, और ना कि उनके लिए, पूरा यूनिवर्स के लिए भी। ओके, तो ये था पूरा पोएम। आशा करते हैं आपको पोएम पसंद आया होगा। और अगर कोई और भी टॉपिक में पोएम हो, चाहे कोई और चीज़ हो जिसमें कोई हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ 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 कमेंट डाउन बिलो, विल मेक श्योर टू मेक वीडियोस ऑन देम। और अगर हम लोग को पढ़ाना पसंद आता है तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट अस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मेक श्योर यू हिट द नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि हम लोग ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाले हैं। तो इंश्योर कि आप बेल आइकॉन हिट करके रखिए और आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। मोर वीडियोस आर कमिंग अप, स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।